हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे शाम्स क्लासेस। एक बार फिर लेकर आए आपके लिए 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, जिसे नहीं देखा वो जाके देख ले। और पार्ट 2 में चलते हैं टॉपिक पे। आज क्या लेकर आए हम? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धार्मिक विश्वासों को मानते थे, यानी कि वो कौन से भगवानों को मानते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मातृ देवी, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। यानी कि एक मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति, जिसमें जिसके गर्भ से एक पीपल का पौधा निकला गया है। यानी कि वो जो गर्भ जिसके बारे में बात की गई है वो मिट्टी है। यस, एक मिट्टी की मूर्ति जिसके पीपल का पेड़ बना हुआ है। इसका मतलब है वो धरती को माँ समझते थे, यानी कि धरती को उर्वरकता की देवी समझते, यानी कि इस धरती में जो भी उगाएंगे वो उग जाएगा। यानी कि यही जमीन है जो हमें सब कुछ देती है। यानी कि मातृ देवी थी उनके लिए धरती उनकी। अब आती है शिव पूजा। शिव पूजा यानी कि एक सिंधु घाटी में देवता मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुद्रा मिली, जिसमें एक पुरुष बैठा हुआ है, 3 मुख वाला। हाँ जी, 3 मुख वाला अगर पूछेंगे तो बता देना। 3 मुख वाला व्यक्ति जो था वो मोहनजोदड़ो से वो मूर्ति मिली है। और वो देवता, इस देवता में 3 सिर हैं और उसके सींग भी हैं। 3 सर है मतलब अगल बगल और एक सामने, और एक 2 सींग है उसमें। और इसके दाई साइड में हाथी और बाघ है, दाई साइड। और ये भी, और बाई साइड जो है गैंडा और भैंसा है। इसे शिव और पशुपति का रूप माना गया, यानी कि शिव पूजा होती थी और मातृ पूजा होती थी। चलते हैं आगे। वृक्ष पूजा यानी कि पेड़ों की पूजा। बिल्कुल, वृक्ष पूजा होती थी वहां पर। एक कई सारे सेल खड़ी पत्थर हैं, जिसमें हमें तस्वीर मिली है पीपल के पत्तों की, नीम, खजूर और शीशम की। यानी कि इन सब की पूजा करते थे। पशुओं की भी पूजा करते थे। बिल्कुल, ये पशुओं की पूजा कैसे पता लगी है? क्योंकि कई सारी जो मोहरें मिली हैं उसमें पशुओं की आकृति बनी है, जिसमें मेन खास व्यक्ति जो है कुबड़ वाला सांड। यानी कि ये पूछ सकता है मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा जो पूजने वाला जो पशु था वो कौन था? कुबड़ वाला सांड था। भैंसा, शेर और नाग, इनकी भी तस्वीर पाई गई है। लिंग पूजा यानी कि लिंग की भी पूजा होती थी उस समय। लिंग सीप पत्थर या मिट्टी के बने होते थे, जैसे शिवलिंग होता है, बिल्कुल सीप पत्थर या फिर मिट्टी के बने होते थे। आगे चलते हैं, हड़प्पा के मोहरों के बारे में बात कर लेते हैं। मोहर कहते हैं अभी तक 2000 से ज्यादा मोहरे प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि हाँ, वैसे अगर सही दस्तावेज बात करें तो 2500 तक, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से बताना 2000 से ज्यादा मोहरे। तो हमें करेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, 2000 से ज्यादा मोहरे प्राप्त हुई हैं। इनका प्रयोग करते थे वो व्यापार के लिए करते थे। और इनमें ज्यादातर ना देखा गया है कि जानवरों की, यानी कि पशुओं की आकृति बनी हुई थी। इसी से पता भी लगा है कि कौन कौन से उनके प्रिय थे, कौन से जानवर पालते थे। और बात करें सबसे ज्यादा मोहरे जो बनी है वो सेल खड़ी पत्थर से बनी है। सेल खड़ी पत्थर वही होता है जो आपके घरों में वो सिलवट्टा होता है ना, जो पत्थर होता है, वही सेल खड़ी का पत्थर है। और तांबे की जो मोहरे मिली है वो लोथल और देसालपुर में। याद रखना, पूछ लेगा कि तांबे की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? लोथल और देसालपुर से। मोहरे जो मिली है अलग अलग प्रकार की मिली है, जैसे बेलनाकार की है, यानी कि बेलनाकार जो गोल होती हैं। हाँ, वर्गाकार मिली है, कई चतुर्भुजाकार मिली है, बटन जैसी भी मिली है, और घनाकार और गोल भी मिली है। अगर बात करें चहुंदड़ों में, यहाँ पे एक मुद्रा मिली है जिसमें ना, एक मुद्रा में 2 नग्न नारियां, उनके हाथ में एक झंडा है। बिल्कुल, 2 नग्न नारियां। अगर पूछ सकता है कि कहाँ पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें 2 नग्न नारियां तस्वीरें और झंडा भी उनके हाथ में, वो चहुंदड़ो है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा देवता, पशु और 7 नारियों की तस्वीर मिली है। ये मोहरे बताई गई हैं। ठीक है। अब आते हैं मेन खास कालीबंगा। कालीबंगा खास क्यों है बात करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। यानी कि इस चैप्टर का कालीबंगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको पढ़कर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पाया गया है? सबसे पहले तो बता देते हैं, राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है जहाँ पे ये स्थान मिला है। बिल्कुल। और ये गंगा नदी के किनारे स्थित, तट पर स्थित था। 1960 से लेकर 69 तक, 69 तक इसकी खुदाई हुई है। जो करने वाले हैं वो बी के थापड़ हैं और बीबी लाल है जिन्होंने किया है। लेकिन ये बात किसी और ने बताई थी। इसकी खोज से पहले किसी ने बता दिया था 1952 में, कि अमल आनंद घोष ने बताया था। इसकी खोज की थी, जिसने खुदाई नहीं हुई थी, खोज की थी 1952 में, कि हाँ भाई इस नाम की जगह यहाँ पर कुछ हड़प्पा से संबंधित चीजें हैं। तब खुदाई जाकर 1960 में स्टार्ट करी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कालीबंगा की खुदाई कब हुई? 1960 में हुई। 34 साल तक खुदाई चली है इसकी, और 2003 में पता चला है, सब जितने भी पुरातत्व सर्वेक्षण थे उन्हें पता चला कि हड़प्पा की जो राजधानी थी वो कालीबंगा थी। यस, यानी कि कालीबंगा हड़प्पा की राजधानी थी। तो राजधानी तो ऑफ कोर्स यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके,
राजस्थान के कुछ भागों में पत्थर की चूड़ियां मिली हैं जो काले रंग की थी। काले रंग की वजह से ही इसे काली बंगा कहते हैं। बंगा मतलब चूड़ियां और काली मतलब रंग से काला, काली बंगन भी कहते थे, यानी कि काली चूड़ियों वाला क्षेत्र। ओके, अब इसकी कुछ खासियत पढ़ लेते हैं। तो काली बंगन आप देख सकते हैं, ये रहा, इस तरीके की रचना थी, बहुत ही डेवलप्ड जगह थी ये। और राजधानी ऑफ कोर्स यानी कि राजा राज करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खास क्या था, इनकी खासियत, यहाँ मिट्टी के खिलौने पाए गए थे, कई सारे जो पशु थे उनकी हड्डी पाई गई थी, बैलगाड़ी और पहिए की खुदाई के दौरान मिले हैं, बिल्कुल बैलगाड़ी और पहिए मिले, यानी कि बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग। ये लोग खेती करना जानते थे, पशु भी पालते थे, बिल्कुल। यहाँ कच्ची ईंटों की किलेबंदी भी की गई थी और दरवाजा हमेशा उत्तर में होता था, प्रवेश द्वार, बिल्कुल। थोड़े से कहते हैं कि अंधविश्वासी भी थे। और ये हवन भी करते थे, यहाँ पे धार्मिक क्रियाएं भी होती थी। दक्षिण दिशा में मिट्टी व कच्ची ईंटों के 5 चबूतरे मिले हैं, यहाँ पे हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि कच्ची ईंटों का चबूतरा सा बना रखा था जहाँ पे ये हवन करते थे। और कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया, एक नगर है बड़ा, एक निचला शहर है जहाँ सामान्य लोग रहते थे। यहाँ के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहाँ पर एक खास जुता हुआ खेत मिला, जैसे हल चलाते हैं ना, जुता हुआ खेत, वो मिला है। अभी तक उसके निशान थे, इससे पता लगता है यहाँ पे खेती होती थी और हल का भी प्रयोग होता था, जबकि हर जगह हल नहीं मिला है। ओके, तांबे और पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान भी पाया गया है, बाकी जगह कब्रिस्तान नहीं पाया गया क्योंकि शवों को कहीं भी दबा दिया जाता था या दफना दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो स्पेसिफिक जगह थी। 34 कब्र मिली है जहां पर, तो इसका मतलब है बड़े सिस्टम से रहते थे। 3 प्रकार के शवदाह थे, एक का नाम है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। इन तीनों में से भी पूछ सकते हैं, तो आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान कैसे होता था, यानी कि शवों की जो अन्वेंसी होती थी वो कैसे होती है, अन्वेंसी। तो सबसे पहले पूर्ण समाधिकरण, इसमें शव को क्या करते थे, एक आयताकार गड्ढा खोदते थे और जो शव था उसे कपड़े से लपेट देते थे, यानी कि मम्मी बना देते थे, और उसको उस गड्ढे में रख दिया जाता था। मेन बात याद रखना, उसका जो सर था वो उत्तर दिशा में होता था। मैंने बताया था कि अंधविश्वासी थे, तो उसका सर उत्तर दिशा में रखते थे और पैर दक्षिण दिशा में रखते थे, बिल्कुल। और उसकी समाधि के साथ उसकी जितनी भी प्रयोग होने वाली वस्तुएं थी उन सबको दबा दिया जाता था। गड्ढे को भरकर ऊपर एक चबूतरा सा बनाते थे कच्ची ईंटों से, उसे बन लगा दिया था चूना से, और उससे क्या नाम है, ईंटों से, कच्ची ईंटें थी, चबूतरा बन जाता था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, ये क्या करते थे, इसमें शव को क्या करते थे, जंगल में छोड़ देते थे, पशु पक्षी जो भी थे उसे खा लेते थे, अवशेष बचते थे, हड्डियां बचती थी, कुछ मांस बचा था, और उसको लेकर जमीन पे दबा दिया जाता था। इसमें भी उसकी कुछ यूज करने वाली चीजों को भी साथ में दबा दिया जाता था। इसमें मिट्टी भर दी जाती थी और एक गोला सा अंडाकार रूप दे दिया जाता था। यह आंशिक समाधिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। दाह संस्कार, इसमें सीधा शव को जला दिया जाता था। जलाने के बाद उसकी जो राख बचती थी उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन पे दबा दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कनिंगम, कौन है व्यक्ति, इसमें इसका जिक्र कैसे आ गया भाई, तो कनिंगम ही तो एक पहला इंसान है जिसने हड़प्पा की खोज की थी। लेकिन नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, खोज की थी भले ही, लेकिन इसे पता ही नहीं चला था कि यह हड़प्पा संस्कृति है या फिर आर्य जाति है। यस, इसीलिए इससे भूल हो गई थी, यही नहीं तो आज का हीरो तो यही होता। हाँ बिल्कुल। तो इसने, जो कनिंगम था, उससे भूल क्या हुई, पहले बात करते कनिंगम है कौन। कनिंगम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम था। ये अंग्रेजों के इंजीनियर थे, यानी कि अभियंता थे, काफी माने जाने। ओके, 1870 में इंडिया में जब आए थे तो इन्हें पुरातत्वविद डायरेक्टर बना दिया गया। पुरातत्वविद का मतलब होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं, उसका डायरेक्टर बन गया। यानी कि अब इंडिया में जितनी भी चीजें खोजी जाएंगी उसका डायरेक्टर मेन यही होगा, इसी के कहने पे खुद देखा जाएगा। ठीक है, इनकी एक चीज पुरानी संस्कृति में बड़ी दिलचस्पी थी। अब बात करते हैं इनसे भूल क्या हुई, क्यों नहीं ढूंढ पाई ये हड़प्पा संस्कृति। तो इनकी भूल थी, एक तो हड़प्पा मोहरों को समझ नहीं पाए, ये पहला पॉइंट। हड़प्पा का काल नहीं समझ पाए, क्योंकि हड़प्पा को ये सोच रहे थे ये कोई छोटी सी सभ्यता, सुना इन्होंने भी था, लेकिन इसको सभ्यता नहीं समझ रहे थे, यानी कि इसको बहुत छोटी सभ्यता, क्योंकि इन्हें दस्तावेज नहीं मिले, कुछ ऐसी चीजें मिली नहीं जो वर्तमान में देख रहे थे उसी से संबंधित लगा रहे थे कि उनसे संबंधित तो वो आर्य जाति थी, वैदिक काल था। इसलिए इन्होंने हड़प्पा की जितनी भी चीजें मिली उसको वैदिक युग से जोड़कर देखा गया, जबकि हड़प्पा तो वैदिक काल से बहुत पुरानी थी। तो अब कुछ तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से इनसे भूल हो रही थी, क्यों नहीं समझ पा रहे थे ये हड़प्पा है। हाँ,
उसके कारण बता देते हैं। भाई कनिंघम विश्वास करता था लिखित दस्तावेजों पे यानी प्रमाण पर, यानी कि लिखित मिलेगा तो मैं मानूंगा भाई ये हड़प्पा है, नहीं तो नहीं मानूंगा। और हड़प्पा संस्कृति ज्यादातर लिखित नहीं मिली है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें आर्य जाति के बारे में, वैदिक काल के बारे में मिले। इन्होंने कई सारे चीन से आए जितने भी बौद्धिक यात्री थे उनके वृत्तांत भी देखे, दिखाओ भाई अपने वृत्तांत, उसमें पढ़ा उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था सारे ऋग्वेद काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में, तो कहाँ से पता लगेगा। उन्होंने हमेशा संस्कृति महत्व की चीजों को ही खोजना उचित समझा, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा था उसी संस्कृति से मेल मिला रहे थे। खुदाई में वो ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहते थे, वो सोच रहे थे कहीं मैं खुदाई करवा दूं, टाइम वेस्ट होगा, इतने सारी पैसा लगेगा और कुछ मिले ना, इसलिए खुदाई भी नहीं करवाई। जब एक अंग्रेज ने कनिंघम को कुछ मोहरे दे दी, सर ये देखो मोहरे मिली हैं, तो उस मोहरों को भी उन्होंने वैदिक काल से ही जोड़ लिया, वैदिक काल जो आर्य जाति के बाद आया था। अब कई व्यक्ति की तरह कनिंघम का भी मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा नदी की घाटी से हुई है। बिल्कुल, जब गंगा नदी से सोच लिया तो फिर सिंधु नदी तो गए नहीं, सिंधु नदी गए नहीं, तो उनके बारे में हड़प्पा तक वो पहुंच ही नहीं पाए। अब आते हैं हड़प्पा में माप तोल। भाई हड़प्पा में माप तोल का मतलब वहां भी माप तोल होता था, एक दूसरे को सामान देते थे, वस्तु बेचते थे, खरीदते थे, कई सारे कच्चा माल लाते थे, उनके लिए भी जैसे हम तराजू होता है तो माप तोल होते हैं, तो उनके पास भी मापदंड थे, जैसे कि जैसे बाट बोलते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मोहनजोदड़ो से सीप का एक मापदंड मिला है, जिसमें एक तरफ बराबर दूरी पर 9 निशान है, 9 निशान बने हैं बिंदु बिंदु तरीके से, यानी कि जैसे गड्ढे करते हैं निशान बने हैं, वो प्रतीक है कितने किलो का, जैसे आज बना होता है किसी भी पार्ट में कि भाई ये 10 किलो का या 5 किलो का, ऐसे मापदंड बने हुए थे। लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला, यानी कि हाथी दांत को भी तोलने के लिए प्रयोग करते थे। और ज्यादातर जो मिले वो भूरे चट पत्थर के बाट मिले सबसे ज्यादा, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ये आप देख रहे होंगे, ये है भूरे चट पत्थर, बड़ा ही जबरदस्त पत्थर था ये। इसको तोड़ के तो हथियार भी बनाते थे कई सारे लोग, हाँ, नोकीली चीज काटने के लिए इसमें धारदार बना सकते थे। आगे चलते हैं। सेलखिड़ी पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट पत्थर इत्यादि से बाट बनाते थे। बाट के आकार अलग अलग थे, कोई घनाकार बाट बनाता था, घनाकार मतलब जैसे चौक का डब्बा होता है ना स्कूलों में, वैसा। और इस सबसे ज्यादा यही मिले, तो क्वेश्चन आएगा बाट सबसे ज्यादा कौन से आकार के मिले हैं, घनाकार के। और चपटे बिल्लाकार बाट भी बनाए गए, शंकुआकार भी हैं, शंकुआकार बाट जैसे कि वो हाथी का दांत हो गया ऐसा, धूलाकार बाट भी था, और आदि कई प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं। और ये जो महंगी वस्तु थी यानी आभूषण और मनके जो थे, उनके लिए तौलने के लिए अलग बाट थे, यानी कि वो चर्ट पत्थर जो मैंने अभी आपको बताया था ना, चर्ट पत्थर ये वाला, इससे वो आभूषण और मनके मापते थे, छोटे थे ये। अब बात करते हैं यहाँ तक की, और आगे अगर बात करें, अगली वाली वीडियो हमारी पार्ट 2 था, बात करें पार्ट 3 की, जिसमें आने वाला है जितने भी आपके मनकी के क्वेश्चन आएंगे, शिल्पकला आएगी उसमें, हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एक एक नंबर के हैं वो आपको थर्ड वीडियो मिलेंगे, वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी और आने ही वाली जल्द। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और हम भी मोटिवेट होंगे, और थर्ड वीडियो तुरंत आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।